नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। 24 घंटे की 24 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस कोलकाता देश को समर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि आज मुंबई के नेवल बेस से पीएम मोदी ने नेवी को सौंपा आईएनएस कोलकाता। इससे पहले आईएनएस विक्रमादित्य को वो लॉन्च कर चुके हैं, भारत को सौंप चुके हैं और आज उन्होंने सौंपा आईएनएस कोलकाता, देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बड़ी बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा, अगर देश ताकतवर होगा तो कोई भी उसे आंख नहीं दिखा सकेगा। अगर देश में इतनी पावर होगी, इतनी ताकत होगी तो कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठाएगा। आईएनएस कोलकाता देश में बना अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत। एक बार सामर्थ्य की अनुभूति हो, कभी कोई भारत की तरफ आंख ऊंची कर करके देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आईएनएस कोलकाता राष्ट्र को समर्पित करते हैं उसी पल हम विश्व को भारत की इस बुद्धिधन का परिचय भी दिला रहे हैं। भारत की निर्माण क्षमता का भी परिचय दिला रहे हैं। और वो भी एक दिन कभी आएगा जब भारत जो आज सुरक्षा के लिए जिन चीजों को इंपोर्ट करता है, हम वो सपना देखते हैं कि दुनिया के अनेक देशों को भारत एक्सपोर्ट करने की ताकत वाला बन जाए। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले युद्धपोत आईएनएस कोलकाता को देश को समर्पित कर दिया। मुंबई के नेवल बेस जब मोदी पहुंचे तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी के साथ रक्षा मंत्री अरुण जेटली भी वहां मौजूद थे। घरेलू तकनीक से बना यह देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है। गार्ड ऑफ ऑनर आईएनएस कोलकाता देश को समर्पित हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है जब वो नेवल बेस पहुंचे आईएनएस कोलकाता को देश को समर्पित करने के लिए। साथ ही दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं आईएनएस कोलकाता की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर हमारे देश का झंडा भी फहराया गया, साथ ही देश को समर्पित किया। तीसरी तस्वीर में और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस कोलकाता को लेकर। आपको बता दें कि आईएनएस कोलकाता बहुत सारे हथियारों से लैस है और देश के लिए एक सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इसी के साथ अब आपको बताते हैं क्या क्या फीचर्स यानी खासियतें हैं आईएनएस कोलकाता की। घरेलू तकनीक से बना है देश का ये सबसे बड़ा युद्धपोत, यानी इसमें जितनी भी टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है वो सभी के सभी देसी हैं। भारतीय नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने इसे काफी वक्त के बाद तैयार किया। जितना वक्त इसमें लगना था उससे भी ज्यादा वक्त इसे तैयार करने में लिया गया और मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड में इसे तैयार किया गया। सारी तकनीकों से लैस है ये आईएनएस कोलकाता की खासियत है। इसी के साथ आईएनएस कोलकाता का वजन आपको बता दें 6800 टन इसका वजन बताया जा रहा है और 400 किलोमीटर तक निशाना भी इससे साधा जा सकता है, यानी कि ये सबसे पावरफुल अब तक का युद्धपोत माना जा रहा है। दुश्मनों के रडार को चकमा देने में ये सक्षम होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। यानी सबसे ताकतवर 2 हेलीकॉप्टर रखने की भी इसमें व्यवस्था दी गई है, यानी अगर 2 हेलीकॉप्टर रखने की बात हो तो भी रखे जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल से ये लैस है और एक समय में 16 ब्रह्मोस लोड इसमें की जा सकती हैं। साथ ही 2 रॉकेट लॉन्चर हैं जिनकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर है। साथ ही 24 रॉकेट एक साथ इसमें लोड ये कर सकता है। आईएनएस कोलकाता एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है। देखिए कितने सारी खासियतें हैं आईएनएस कोलकाता की। एंटी सरफेस गन 10 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी, जिससे काफी दूर तक इसमें निशाना साधा जा सकता है। साथ ही साथ 4 टॉर्पीडो से लैस 30 किलोमीटर तक मारक क्षमता भी इसकी बताई जा रही है। पहली बार युद्धपोत में 3D रडार का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले किसी भी युद्धपोत में 3D तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ। 50 ऑफिसर और 250 नौसैनिक हर वक्त इसमें तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिए। आईएनएस कोच्चि और आईएनएस चेन्नई भी इसी श्रेणी में आता है। साथ ही आपको बता दें सितंबर 2003 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसे जितने वक्त में पूरा किया जाना था ये उतने वक्त में पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, इसलिए काफी मेहनत लगी। 2606 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है आईएनएस कोलकाता।
तो पुराने दोस्तों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने के लिए मोदी लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जापान भी जा रहे हैं। मोदी की जापान यात्रा 4 दिन की होगी। जापान के साथ भारत का परमाणु समझौता अपने अंतिम दौर में है, जिसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि मोदी की जापान यात्रा के दौरान इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में राहुल गांधी को क्लीन चिट देने पर एनसीपी ने कई सवाल उठाए हैं। एनसीपी यूपीए की अहम सहयोगी है। पार्टी का मानना है कि कांग्रेस की हार में राहुल गांधी की बड़ी भूमिका रही। पार्टी नेता माजिद मेनन ने कहा कि राहुल को आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। गांधी जी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे देना और उन्हें बिल्कुल ही जिम्मेदार न ठहराना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दे शुड टेक, उन्होंने अपना हिस्सा इसमें बराबरी का लेना चाहिए। एंटनी तो हुक्म पर चलने वाले हैं, वो भी सोनिया गांधी का संकेत पर उसने ये रिपोर्ट लिखी हुई है और ये अंदरूनी रिपोर्ट है। हमें कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस आत्महत्या करनी चाहती है तो कर सकते हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद कांग्रेस के एक विधायक ने दरियादिली दिखाई है। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार से मिली 5 महीने की सैलरी वापस लौटा दी है। दिल्ली में 5 महीने से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब विधायक घर बैठे हैं तो उन्हें सैलरी किस काम की दी जा रही है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद देवेंद्र यादव ने सरकार को 2,66,000 की रकम वापस कर दी। यह रकम उन्हें फरवरी से अब तक सैलरी के रूप में मिली थी। मैंने अनुरोध किया है सरकार से कि जब तक सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेगी तब तक मैं कोई सैलरी या पर्क्स सरकार की तरफ से नहीं लेना चाहता। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एक बार फिर हरियाणा में होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह की यह दूसरी रैली होगी। इससे पहले अमित शाह हरियाणा के ही महेंद्रगढ़ में विजय संकल्प रैली कर चुके हैं। अब आज शाह अपनी दूसरी रैली के दौरान हरियाणा के जींद में होंगे। अपने यूपी मिशन में कामयाबी हासिल करने के बाद अब हरियाणा की विधानसभा में अमित शाह एक बार फिर विपक्ष को कड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं उनके लिए। आपको बता दें कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 10 में से 9 सीटों पर कब्जा कर लिया था। बीजेपी अपने इसी प्रदर्शन को विधानसभा में दोहराने की कोशिश करेगी। देहरादून के काठ बंगला बस्ती में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ। हादसे में 8 लोग दब गए। अभी तक 7 शव निकाले जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, देहरादून के काठ बंगला बस्ती में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से काफी तबाही हो गई है। भूस्खलन हो गया है। इस हादसे में 8 लोग दब चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के काम के लिए वहां पर पहुंच चुकी हैं और राहत बचाव का काम किया जा रहा है। लेकिन अब तक 8 लोग जो घर ढहे हैं और जो तबाही हुई है उनमें दब चुके हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि 7 शव भी इसमें से निकाले जा चुके हैं, यानी 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश से हुए भूस्खलन में 3 मकान ढहकर गिर गए। देहरादून में भारी बारिश के बाद अचानक आए बाढ़ के पानी में 7 लोग बुरी तरह से फंस गए। ये 7 सरकारी कर्मचारी थे जो यहां ठप पड़ी बिजली सेवा को ठीक करने के लिए आए थे। इसी दौरान बाढ़ का पानी आ गया और तेज बहाव की वजह से ये लोग वहीं पर फंस गए। लेकिन इन लोगों ने बहादुरी से काम लिया और 3 घंटे के बाद भी जब बचाव कर्मियों की टीम मौके पर नहीं पहुंची तो खुद ही रस्सी का पुल बनाकर ये लोग बाढ़ के बीच से एक-एक करके सुरक्षित बाहर निकल आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव का काम कर रही हैं। लेकिन जब बाढ़ आई तब 7 जिंदगियों ने अपने आप को कैसे बाहर निकाला, ये हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि तब तक वहां पर राहत बचाव का काम शुरू नहीं हुआ था। एसडीआरएफ की टीमें काफी लेट पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें खुद ही पुल बनाकर बाहर निकलना पड़ा। तो पिछले साल की तबाही के जख्मों को भरने में लगे उत्तराखंड में मौसम फिर कहर बनकर टूट गया है। पिछले 2 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने से 20 लोगों की इसमें जान चली गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक इसमें जख्मी हो गए। पौड़ी, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश से मुश्किल हालात बन गए हैं। राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है और सभी जिलों के डीएम को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। जगह जगह रास्ते बंद होने से राहत और बचाव का काम भी प्रभावित हो रहा है। स्थिति गंभीर होती देखकर राज्य सरकार ने आईटीबीपी
एसएसबी व सेना की मदद मांगी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही कई इलाके पानी में डूब गए हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया है। लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ कई पौष इलाकों के घरों तक भी पानी पहुंचा हुआ है। कई इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ जाने से लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। साथ ही तेज हवाओं की वजह से पेड़ भी टूटकर सड़क पर गिर गए हैं, जिससे यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित है। बिहार में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोसी नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कुछ समय अंतराल के बाद नेपाल ने 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया है, जिससे कोसी का जलस्तर बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। बाढ़ का पानी बिहार के सुपौल जिले में घुस चुका है। सुपौल के 6 ब्लॉकों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नेपाल से सटे बिहार के जिलों में बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते बात करते हैं दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके की, जिसमें महज 300 रुपए के लिए हुए झगड़े में एक 19 साल के लड़के राहुल की जान चली गई। इसका कत्ल करने वाले कोई और नहीं, उसी के 2 दोस्त हैं, जिन्होंने चाकू से गोदकर वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात में राहुल का एक दोस्त सचिन भी जख्मी हो गया है, जिसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में छानबीन करनी शुरू कर दी है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। दिल्ली में रात एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। नारायणा फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने एक दूसरी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद यह कार पलट गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक शख्स घायल हो गया है। कानपुर के चौबेपुर में लड्डू खाने से 200 बच्चे बीमार पड़ गए। 15 अगस्त पर एक प्राइमरी स्कूल में लड्डू बांटे गए थे। लड्डू खाने के बाद बच्चों को उल्टियां शुरू हो गई। धीरे धीरे बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। बच्चों की हालत को देखते हुए उनके परिजनों ने बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। माफ कीजिए। घटना की सूचना पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू की। कानपुर जिला अधिकारी ने गणेश स्वीट हाउस को सील करवा दिया है और स्वीट हाउस के मालिक रतन कुमार, मैनेजर उमेश समेत सभी कर्मचारियों को पूछताछ के लिए थाना नजीराबाद ले गए हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सत्ता से हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे इमरान खान अपने काफिले पर गोलियों से हमले के बाद अब बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख नेता हैं। झड़प और उनकी कार पर गोलियां चलाए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें बुलेट प्रूफ कार में सफर करने की सलाह दी है। इमरान खान का आरोप है कि गुजरांवाला शहर में उनके काफिले पर पीएमएलएन के कार्यकर्ताओं ने 3 बार हमला किया। चीन ने कल तिब्बत को जोड़ने वाली दूसरी रेलवे लाइन बना डाली है। 216 करोड़ डॉलर में बनी ये रेलवे लाइन सिक्किम के भारतीय सीमा के नजदीक से निकली है। इससे चीन हिमालयी क्षेत्र में सेना की आवाजाही को और ज्यादा आसान बना सकेगा। जानकारों की माने तो ये रेलवे लाइन भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। 253 किलोमीटर लंबी ये नई लाइन भारतीय सीमा के साथ नेपाल और भूटान की सीमा के पास से गुजरी है। आपको बता दें कि चीन ने पिछले महीने तिब्बत में एक और रेलवे लाइन बनाने की घोषणा की है, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास से गुजरेगी। मलेशियन एयरलाइंस के विमान MH370 के रहस्यमय तरीके से गायब होने का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। इस बीच एक सनसनीखेज खबर ने सबको चौंका दिया है। खबर आई है कि विमान में सवार कुछ यात्रियों के बैंक अकाउंट में सेंध लगाकर पैसे निकाले गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लापता विमान के 4 यात्रियों के ATM से जालसाजी करके 18 जुलाई को करीब $35,000 निकाले गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनमें से एक महिला बैंकर है और दूसरा उसका पति। सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में भारत की चुनौती खत्म हो गई है। सानिया मिर्जा डबल्स के दूसरे दौर में हार गई हैं। बता दें आपको कि गेम में जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक उनकी जोड़ीदार थी। इससे पहले लिएंडर पेस और रादेक स्टेपनेक पुरुष युगल के दूसरे दौर में, जबकि रोहन बोपन्ना और उनके साथी एसाम उल हक कुरैशी पहले दौर में हार चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक ने इंटरनेट.org नाम से एक ऐप
लॉन्च कर दिया है, जो मोबाइल कस्टमर्स को न सिर्फ 13 दूसरी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाएगा, बल्कि इस इंटरनेट में विकिपीडिया, गूगल सर्च, मौसम, जॉब और हेल्थ से जुड़ी सभी सेवाएं होंगी। इसमें आप ईमेल नहीं कर पाएंगे। गूगल सर्च तक तो फ्री रहेगा, लेकिन इसके आगे जाने पर पैसा लगेगा। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एंड्रॉइड के अलावा साधारण मोबाइल फोन पर भी काम करेगा।